हेलो, आप सभी माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओनली में। तो महिला पर्यवेक्षक बाल विकास एवं शिशु देखभाल है क्लास नंबर 3 है। इसके अलावा जो बाकी 2 क्लासेस हैं वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी डाल दी गई हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके देख सकते हैं, इसी के प्लेलिस्ट में आपको क्लास मिल जाएगी। और जो ये और बाल विकास एवं शिशु देखभाल सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में 45 यानी 45 नंबर के मार्क्स आएंगे। इसी की फुल तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है। और जो माता एवं बहनें हमारे चैनल पर नई हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही जिला पर्यवेक्षक की सभी क्लासेस आप लोग के लिए डालते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिए गए कि समूह के प्रति वफादार जैसे विकास कार्यों को निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग में देखा जाता है। जो किसी समूह के प्रति वफादारी जो देखी जाती है वो किस आयु के वर्ग में देखा जाता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। 12 से 16 वर्ष की जो आयु होती है वह किसी समूह के प्रति सबसे ज़्यादा वफादार या वफादारी उसी वर्ग में देखी जाती है। ठीक है, फिर इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष तक के जो बच्चों का विकास कार्यों में शामिल है। विवेक, नैतिकता और मूल्यों के स्तर का विकास, तर्क देने, सोचने और समस्या समाधान की क्षमता का विकास, समूह के प्रति वफादारी का विकास इसी एज के अंतर्गत आता है। ठीक है, 6 से 12 वर्ष तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विकास उर्वरित अंडाशय से परिपक्व कार्यरत जीव के उद्भव में शामिल प्रक्रिया के जटिल समूह को संदर्भित करता है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। जेरसिल्ड, टेलफोर्ड और सवेरे ने ये कहा है। इन्होंने क्या कहा है कि विकास उर्वरित अंडाशय से परिपक्व कार्यरत जीव के उद्भव में शामिल प्रक्रिया के जटिल समूह का संदर्भित करता है। फिर इसके बारे में आगे देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ए है। जेरसिल्ड, टेलफोर्ड और सबरे के अनुसार विकास उर्वरित अंडाशय से परिपक्व कार्यरत जीव के उद्भव में शामिल प्रक्रिया के जटिल समूह को संदर्भित करता है। और ई हाल्क ने बच्चा विकास वृद्धि परत तक ही सीमित नहीं है। ई हाल के अनुसार कहा है कि विकास वृद्धि परत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की प्रगतिशीलता श्रृंखला भी शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दिया गया है कि यहाँ बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का वर्णन दिया गया है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। विकास सिर से पैर की अंगुली तक बढ़ता है। इसका जो आंसर है क्या होगा, तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। सिरा पाद विमुख सिद्धांत। ये जो सिरा पाद विमुख सिद्धांत है, इसका अर्थ होता है विकास सिर से पैर की उंगली तक ही बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे देख लेते हैं। तो सिरा पाद विमुखा का अर्थ है सिर से पैर की उंगली तक। इस प्रकार सिरा पाद विमुखा सिद्धांत पूर्वोत्तर विकास के शुरुआती वर्षों में देखे गए विकास के सामान्य पैटर्न को दर्शाता है। विशेष रूप से शैशव से लेकर बचपन तक सिरा-पादुका का सिद्धांत भौतिक और कार्यात्मक विकास दोनों पर लागू होता है। ठीक है, विशेष रूप से कब, तो शैशव से लेकर बचपन तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार निरंतर प्रक्रिया का एक उदाहरण है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। बच्चे पहले बुदबुदाना प्रारंभ करते हैं और फिर एक भाषा को पूरा करते हैं। ठीक है, पहले बुदबुदाते हैं बच्चे, उसके बाद फिर भाषा को कंप्लीट करते हैं। फिर इसमें आगे देखते हैं। तो भाषा विकास में बच्चे पहले बुदबुदाना प्रारंभ करते हैं और फिर एक भाषा को पूरा करते हैं। इसे बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार निरंतर प्रक्रिया द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए कि ताबुला रस्म जे लोके के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। प्रकृति और पोषण जो है वो ताबुला रस्म जे लोके के अनुसार व्यक्ति के विकास में प्रभावित करता है, व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है। फिर इसके बारे में आगे देख लेते हैं। तो जे लोके और ताबुला रस सिद्धांत के अनुसार जन्म पर मानव मस्तिष्क डाटा प्रसंस्करण के नियमों के बिना एक रिक्त स्लेट होती है। यानी जन्म जब होता है तो मानव का जो मस्तिष्क है वो एक रिक्त यानी खाली स्लेट की तरह होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन और जो डाटा जोड़ा जाता है बाद में, जब वो जन्म के बाद जो उसमें डाटा जोड़ा जाता है और प्रसंस्करण के लिए नियम पूरी तरह से व्यक्ति के संवेदी अनुभवों से बनते हैं तथा प्रकृति और पोषण दोनों व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया गया है कि स्टर्न द्वारा दिए गए बुद्धि लब्धि के सूत्र का उपयोग करके बुद्धि लब्धि की निम्नलिखित में से किस सीमा को प्रभावशील कहा जाता है। यानी बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू लेवल आपका होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। 120 और ऊपर जो होता है वो लुइस टर्म ने 1916 ने
बुद्धि लब्धि जो है आईक्यू की मूल धारणा विकसित की थी। तो जो बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू की मूल धारणा जो है वो लुईस टर्मन ने 1916 में विकसित की थी। और फिर बुद्धि लब्धि स्कोर को वर्गीकृत करने के लिए इस पैमाने का प्रस्ताव दिया कि 140 से अधिक प्रतिभाशाली या प्रतिभाशाली के समीप, और 120 से 140 अत्यधिक उच्च प्रतिभा, फिर 110 से 119 उच्च प्रतिभा जो है ये होती है बच्चों में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो शब्द जो मानसिक आयु किसके द्वारा दिया गया है, जो शब्द है मानसिक आयु किसके द्वारा दिए गए हैं, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा, जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक है, इनके द्वारा जो शब्द है मानसिक आयु इसको दिया गया है। फिर इसमें आगे देख लेते हैं। और बुद्धि लब्ध यानी कि आईक्यू की बात करें तो शब्द की पहली बार 1912 में जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न द्वारा तैयार किया गया था। और स्टर्न को यह दिखाई दिया कि यदि कोई बच्चा 6 वर्ष का है और कालक्रम में, लेकिन अगर एज में 6 वर्ष का है लेकिन वह 8 वर्ष की आयु के बच्चे का कार्य सामान्य रूप से कर सकता है, तो वह 8/6 या 1.33 औसत के रूप में तीव्र बुद्धि हो सकता है। ठीक है, उसका जो आईक्यू लेवल है 1.33 ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू जो होता है की गणना करने के लिए स्टर्न द्वारा प्रयुक्त सूत्र, जो इन्होंने सूत्र दिया है स्टर्न ने आईक्यू निकालने का, उसको पूरा करें। ये आपको दिया गया है, आईक्यू बराबर मानसिक आयु यानी एमए डिवाइड बाय, यानी भाग देना है उसमें डैश डैश से इंटू 100। ये आपके ऑप्शन दिए गए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कालानुक्रमिक आयु, यानी कि मानसिक आयु को डिवाइड करना है कालानुक्रमिक आयु से इंटू 100 करना है, तो आपका आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला है तो ये हो जाएगा कंप्लीट, और बुद्धि लब्धि आपकी यानी कि आईक्यू जो है आपका निकल आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आगे देखते हैं बुद्धि लब्धि का जो यहाँ फार्मूला दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मानसिक आय यानी एम ए डिवाइड बाय कालानुक्रमिक आय सी ए इंटू 100, यह इसका फुल फार्मूला होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए बुद्धि के सामान्य सिद्धांत को खारिज कर दिया। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, थर्स्टन जो है इन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए बुद्धि के सामान्य सिद्धांत को खारिज कर दिया। फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। थर्स्टन ने 1946 में बुद्धि के सामान्य सिद्धांत को खारिज कर दिया और इसके बजाय अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत में कहा कि मानव बुद्धि 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताएं शामिल है। मानव बुद्धि में कितनी प्राथमिक क्षमताएं शामिल है, तो 7 शामिल है, इन्होंने कहा है। इस सिद्धांत को थर्स्टन के बहुकारक सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि ई एल थर्डडाइक द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा कारक शामिल है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि अमूर्त बुद्धि यह भी शामिल है, मूर्त, तकनीकी बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, उपरोक्त सभी, तो ये सभी आंसर इसके शामिल होंगे। और ई एल थर्नाइक द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत जो दिया गया है उसमें ये सभी चीजें शामिल है। उसके बाद इसमें आगे देख लेते हैं। तो ई एल थर्नाइक द्वारा बुद्धि का बहुलक सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। थर्नाइक के अनुसार बुद्धि सामान्य बुद्धि की तरह हो, केवल एक कारक नहीं बल्कि यह कई कारक का संयोजन है। इसमें अमूर्त, मूर्त और सामाजिक बुद्धि भी शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 दिए गए है कि जटिल बालकों के 2 प्रकार किस विद्वान ने बताए हैं। जटिल बालक जो होते हैं उनके विद्वानों ने क्या 2 प्रकार बताए हैं, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, स्किनर द्वारा। यह किसके द्वारा बताया गया है, तो जो स्किनर के द्वारा बताया गया है कि जटिल बालकों के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, इसमें आगे हम बात कर लेते हैं। स्किनर द्वारा सीखने के लिए जो नई नई विधि कार्यान्वित सीखना प्रोग्राम लर्निंग जो है दी गई, ने शिक्षा मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में हलचल मचा दिया। आधुनिक मनोवैज्ञानिक ने इस विधि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है और अनेक तरह के पाठों को सिखाने में सफलता भी इनको मिली है, हासिल की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया गया है कि एक कक्षा अध्यापक की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है। कक्षा अध्यापक जो है उनकी मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन बी विद्यार्थियों की फीस वसूल करना। ऑप्शन सी है कक्षा के सभी विद्यार्थियों के रिकॉर्ड कर रखना कक्षा। और ऑप्शन डी है कक्षा के सभी विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के बारे में सचेत रहना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना जो अध्यापक है उनकी मुख्य जिम्मेदारी होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है, एक कक्षा अध्यापक की मुख्य जिम्मेदारी होती है कि वह विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखे। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया है कि यदि कक्षा में यदि छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। अगर मान लीजिए आप अध्यापक हैं और आपकी कक्षा में छात्र जो है वो पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि आप उन्हें रुचिपूर्ण
शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन ए है रुचिपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन बी है कहानियाँ सुनाएंगे, ऑप्शन सी है कक्षा छोड़ देंगे, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, रुचिपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो कक्षा में यदि छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में रुचिपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया गया है कि यदि आपकी प्रधानाध्यापिका बिना किसी कारणवश नाराज हो जाए तो आप क्या करेंगे। आपके ये ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, निर्भीकता पूर्ण अपने कर्तव्य का पालन करेंगे आप। ठीक है, आपके प्रधानाध्यापिका भले नाराज हो जाए तो आपको क्या करना है, तब भी निर्भीकता पूर्वक अपने कर्तव्य का आपको पालन करना है। ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेवाकालीन अध्यापक जो प्रशिक्षण होता है वह शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है। ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता को सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण बढ़ा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 दिया गया है कि मुझे इस प्रशिक्षण में प्रवेश इसलिए लेना है क्योंकि, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसे पा लेना सबसे आसान है, अन्य नौकरी मिलना मुश्किल है, या ऑप्शन सी है मेरी माता जी की इच्छा है, या ऑप्शन डी है मेरी हार्दिक इच्छा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेरी हार्दिक इच्छा है। मुझे इस प्रशिक्षण में भाग क्यों लेना है, तो मेरी हार्दिक इच्छा है इसलिए मुझे इस प्रशिक्षण में प्रवेश लेना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं, ये पूछा जा रहा क्वेश्चन में। इसके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए है पूर्ण सहमत है, ऑप्शन बी है पूर्ण असहमत है, ऑप्शन सी आंशिक रूप से सहमत है, ऑप्शन डी अनिश्चित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अनिश्चित है। भय और दंड जो है यह बच्चों को अनुशासन ही नहीं बना सकता, इस बात से हम पूर्ण अनिश्चित है। ठीक है, उसके बाद इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया, भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है, यह कथन अनिश्चित है। भय और दंड से बच्चे जो है वो अनुशासन रहित भी हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि श्याम पट्ट, यानी कि जो बोर्ड होता है, श्याम पट्ट जिसे बोलते हैं, लिखते समय महत्वपूर्ण क्या होता है। आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए है लेखन में स्पष्टता, ऑप्शन बी है अच्छी लिखावट, ऑप्शन सी है लेखन में स्पष्टता, ऑप्शन डी है छोटे अक्षरों में लिखना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, अच्छी लिखावट जो है श्याम पट्ट पर अच्छे से लिखना, अच्छी लिखावट ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 दिए गए, कक्षा शिक्षण में हार्वर्ड ने 5 चरणों का सुझाव दिया है, इसके उद्देश्य कथन चरण क्या है। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच में आता है। जो उद्देश्य और कथन चरण है यह प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच में आता है, और यह किसने बताया है, तो जो कक्षा शिक्षण में हार्वर्ड के 5 चरण है उसमें से आता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 20 दिए गए, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऐसा है जो छात्र पढ़कर समझने की बजाय हाथ से करके बेहतर सीख सकते हैं। यानी कि इनमें से कौन सा कार्य ऐसा है जिसको छात्र जो है वो करने पढ़ने से अच्छा है कि उसको प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं ज़्यादा इजी तरीके से। ये आपके ऑप्शन दिएगा। ऑप्शन ए की बात करें तो किसी मकान में बिजली की घंटी लगाना, ऑप्शन बी है मकान में बिजली का फ्यूज बांधना, ऑप्शन सी है बीज धोकर पौधे उगाना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि किसी मकान में घंटी कैसे लगानी है, इसको पढ़ने के बजाय आप प्रैक्टिस कर लेंगे या आप एक बार लगा लेंगे तो ज़्यादा सही से आपको उसके बारे में नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद मकान में बिजली का फ्यूज बांधना, यह भी आपको पढ़ने से अच्छा है कि आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। फिर आगे है थर्ड नंबर, बीज धोकर पौधे उगाना। तो बीज धोकर पौधे उगाने को पढ़ने के बजाय अगर आप एक प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बीज धोकर पौधे को रोपित कर देते हैं तो उसके बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से जानकारी भी हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, इसके सभी आंसर सही होंगे। ठीक है, तो यह चाइल्ड डेवलपमेंट या पेडोगॉगी की क्लास नंबर 3 है। इसके अलावा बाकी जो 2 क्लासेस है वो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो जिन माताओं और बहनों ने उसको नहीं देखा है जाकर देख सकती हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इसकी या इसके अलावा बाकी सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएंगी। तो पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको सारी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, अगर आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ना है तो। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।